हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल का सेशन चल रहा था और बिल्कुल अब लास्ट ही चल रहा है, लास्ट सेशन। इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, इसके साथ में आपका ये भौतिक भूगोल वाला जो विषय है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हो कि लास्ट सेकंड क्लास है आपकी ये 24वां लेक्चर जो आज होने जा रहा है। इससे पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के। यदि आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको भौतिक भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके देख पाओगे। और इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मानव भूगोल के नाम से, है ना, भूगोल में ही मानव भूगोल वाला जो अन्य सब्जेक्ट विषय है आपका, जो पार्ट सेकंड है आई थिंक, तो उसे भी हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है बीए फर्स्ट ईयर में भूगोल वाले दोनों ही पार्टों को पूरे विस्तार से पढ़ सकते हो आप इसी प्लेटफॉर्म पर। नोट्स के साथ में हर एक लेक्चर की उसी की डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाते हैं। जैसे आज का लेक्चर ले रहा हूं मैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स छोड़ दिया है मैंने, लिंक मिल जाएगी आपको, आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में, रिवीजन लगाने में हेल्प मिलेगी इससे काफी। ये सेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है ना। भौतिक भूगोल है, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट भी हैं तो आप तो भी आप जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण। जी हाँ, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण। अपर्दन आप लोग अब तक मेरे ख्याल से समझते हैं कि अपर्दन होता क्या है, ठीक है। और अपर्दन के कारक भी अलग अलग होते हैं, जैसे वायु अलग है, जल है, ठीक है। भूमि के अंदर, धरती के अंदर, भूमि के अंदर भी अपर्दन होता है कुछ कारणों से। तो वो जो अलग अलग कारक हैं उन कारकों पर भी आज हम डिस्कस करेंगे और कारकों के अनुसार ही किस प्रकार से अपर्दन होता है, उनका परिवहन होता है और निक्षेपण होता है। मतलब इसको एक प्रक्रिया समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं हवा का। हवा चलती है रेगिस्तान से, जो है वो रेती के कुछ कण लेती है, उठाती है, उनको उड़ा करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित करती है ना, जमा कर देती है। तो जो उसने एक स्थान से रेती के कण लिए उसको हम कहेंगे अपर्दन। एक स्थान से उसने रेत को हटाया और या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस रेत के कणों को जाने की जो प्रक्रिया आती है वो परिवहन कहलाएगी। और जहां पर वो रेती कण जमा होंगे, गिरेंगे, उसे निक्षेपण कहेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अलग अलग स्तरों पर समझने वाले हैं। आगे बढ़े इस क्लास में, उससे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कह दूं जो नए हैं, प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बेसिकली तो पहले ही बता चुका हूं कि बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट चाहिए वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इकोनॉमी चाहिए, इतिहास चाहिए, है ना, या फिर आपको जो है फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर ही नहीं, ये सारी बातें सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। वो आप जो है, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप थर्ड ईयर तक जो है ना इस प्लेटफॉर्म का लाभ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। इसके अलावा यदि आप बीए बीए कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद में यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे सीरियस भी स्टडी को लेकर के जो बीए फर्स्ट ईयर में आते ही चाहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा सा ना हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करते रहे, ताकि जब तक बीए कंप्लीट हो तो हमारी 70 या 80% जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो तैयार हो चुका हो। सिर्फ नेक्स्ट ईयर में 1 साल तैयारी करें और कोई सा भी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर ले। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्रज्ञान हिंदी नाम का एक दूसरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार किया है। वहां पर भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। 1 लाइनर क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की सीरीज की। उस सीरीज का नाम है टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत मैं 5000 प्रश्न 1 लाइनर वाले लेकर आ रहा हूं आपको अभी, जिसमें 4000 कंप्लीट कर चुका हूं, 1000 और बाकी है, जल्दी हो जाएंगे। और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होती है वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल क्लासेस के रूप में हिस्ट्री देने वाला हूं, पॉलिटी दूंगा, जियोग्राफी दूंगा, जनरल साइंस दूंगा, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, जनरल हिंदी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं और नोट्स के साथ में देने वाला हूं। और बहुत अच्छी बात ये, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी चार्जेबल नहीं है, कहीं पर कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जाइएगा, प्रज्ञान हिंदी को विजिट करिएगा, यूट्यूब पर ही यूट्यूब चैनल है, आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद में यदि आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलती
रहे प्रज्ञान हिंदी की, तो आप जो मेरा बगल में आप ये टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हैं, ऐसे एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है। जो कोई भी क्लास देखोगे ना प्रज्ञान पर, कोई सी भी क्लास, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आपके मोबाइल पर ही सारे लेक्चर या नोट्स या जो भी चैनल संबंधी अपडेट होगी वो सब आपको वहीं पर मिलते रहेगी। मेरे ख्याल से अब तक आप कंप्लीट समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक की सारी क्लासेस कंप्लीट की है। क्लियर है, सारी क्लासेस कंप्लीट की है। तो इसमें जो है अब आपका लास्ट यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 पर आज हम मूव करके आए हैं, जिसमें पहला लेक्चर आज होने जा रहा है यूनिट 5 में अपर्दन परिवहन निक्षेपण। ठीक है ना। उसके बाद में एक टॉपिक मात्र और बचता है, इस पर कल हम क्लास लेकर के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो अब टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आप पढ़ोगे यहां पर नदी अपर्दन, मतलब कि बेसिक समझेंगे। नदी अपर्दन निक्षेपण मतलब जल के द्वारा किया गया अपर्दन, है ना। जल अपर्दन को समझने वाले हैं। लेकिन यहां पर जल की अपेक्षा नदी क्यों लिखा है, उसका कारण बताता हूं। देखिए, यहां पर नदी अपर्दन है, दूसरे में वायु अपर्दन है, तीसरे में भूमिगत जल अपर्दन है। अब जल अपर्दन अगर यूज करते हैं ना तो प्रॉब्लम आ जाती है आप लोग। तो एक नदी के द्वारा किस प्रकार से अपर्दन किया जाता है उसको समझेंगे, उसके परिवहन को समझेंगे, उसके निक्षेपण को समझेंगे। इसके बाद में वायु के द्वारा किया गया अपर्दन समझेंगे। फिर भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल रहता है उसके द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उसको भी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा जो समुद्री जल होता है वो किस तरह से अपर्दन करता है। तो ये चारों पॉइंटों में 4 प्रकार के अपर्दन को हम समझने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो। चारों पॉइंट अगर क्लियर है तो अब क्लास में आगे बढ़ेंगे सेशन में, तो अब आपको सेशन कंप्लीट समझ आएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो यार देखिए, अपर्दन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ज्यादा मुझे इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं कि जहां पर जो टॉपिक एकदम अजीब सा लगे, नया हो, जिसको समझाने की आवश्यकता हो ना, वहां पर मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक अच्छी पकड़ होती है, अच्छी समझ होती है, क्योंकि बचपन से आप उसको पढ़ते आ रहे होते हैं, तो वहां पर मुझे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे नदी अपर्दन, तो बेसिकली जो इसके बेसिक धारणा है ना, उससे आप भली भांति परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका व्याख्या के रूप में ये रहा। उसके बाद में हमें मेन कॉन्सेप्ट जो होगा नदी अपर्दन में, वो हमें ये देखना होगा कि जब नदी अपर्दन करती है तो उसके कारण किस किस प्रकार की भू आकृतियां पैदा होती है, जन्म लेती है। जैसे जब नदी बहती है तो अपर्दन करते करते घाटी टाइप की बन जाती है। एक घाटी है ना, नदी क्या है कि जमीन को काटती जाती है, वो घाटी जो होती है वो गहरी होती चली जाती है, दोनों तरफ के आकार ऊंचे होते चले जाते हैं, है ना। तो नदी के द्वारा किस किस प्रकार की भू आकृति का जन्म होता है, और यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। नदी अपर्दन से तो आप समझते हैं कि भाई नदी बहते हुए जो भी उसके सामने जो भी अवरोध आता है उसको काट करके आगे निकल जाती है, और उसी को हम अब जो है उसको अपर्दन कह देते हैं, नदी अपर्दन। ठीक है ना। जैसे देखिए, इसको सैद्धांतिक लैंग्वेज में पढ़े तो बिल्कुल ऐसे के समझ सकते हैं इसको कि नदी अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण, इससे तो भली बात परिचित है आप लोग। ठीक है। अपर्दन मतलब जहां से वो पदार्थ लेकर जा रही है और जहां पर उस पदार्थ को छोड़ देगी, लेकर जाना वो हो जाएगा उसका अपर्दन। जहां से उसने पदार्थ को उठाया वो अपर्दन हो गया, लेकर गई वो परिवहन हुआ, और जहां पर उस पदार्थ को उसने छोड़ा नदी ने, वो उसका निक्षेपण हो जाएगा। तो समझिएगा, नदी अपर्दन और निक्षेपण भू आकृतिक प्रक्रियाएं है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं है। भू आकृतिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, भूमि की आकृति को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है, भूमि की आकृति को परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है, किसी आकृति को जन्म देती है ये, तो किसी अपर्दन की जो क्रिया होती है वो किसी आकृति को जन्म देती है तो किसी अन्य आकृति को समाप्त करती है ना। तो जो नदियां जल प्रवाह से संबंधित है, ये प्रक्रियाएं नदियों के मार्ग और उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। तो जो अपर्दन की प्रक्रियाएं हैं, ये नदी के मार्ग में जो पदार्थ आता है या जो भी भूमि है जिस पर नदी बहती है, उस भूमि पर एक विशेष आकृति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस किस प्रकार की आकृति देगी तो वो हम आगे बताने वाले, पढ़ने वाले हैं।
अन्य शब्दों में, अगर आसान शब्दों में कहें तो नदी अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें नदी अपने मार्ग में आने वाले पदार्थों को हटाकर या काटकर अपने रास्ते का निर्माण या विस्तार करती है, उसी को हम नदी अपरदन कहते हैं। इस नदी अपरदन के कारण कौन कौन सी भू आकृतियों का जन्म होता है, तो ये कुछ 5 विशेष प्रकार है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, जब नदी बहती है तो नदी का मार्ग जो होता है वो कहीं कहीं पर वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसे वी शेप वैली कहते हैं। इसके अलावा जलप्रपात का निर्माण होता है। आप लोग घूमने फिरने जाते हो, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हो ना जलप्रपात देखने के लिए, ठीक है, जिसे वाटरफॉल कहते हैं। इसके अलावा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, नदी विसर्प का निर्माण होता है। तो ये नाम भले ही अजीब है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इन सारी आकृतियों को देखा जरूर है ना। तो मैं पिक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी अपरदन के माध्यम से कौन कौन से, है ना, विशेष प्रकार की भू आकृतियां उत्पन्न होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वी शेप्ड वैली की, मतलब वी आकार की घाटी की। या देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है एक नदी बह रही है, एक नदी बहती जा रही है ना, एक नदी बह रही है। नदी क्या वास्तविक रूप से, जब ये नदी प्रारंभिक रूप से बहना उसने स्टार्ट किया होगा, तब भी क्या यहीं बह रही होगी इसी गहराई में, या फिर ये कहीं और होगी? तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि जब नदी ने बहना स्टार्ट किया था प्रारंभिक रूप से, तो कहीं ना कहीं इस जमीन के यहां पर ये नदी बह रही होगी ऊपर, है ना, समतल जमीन पे। धीरे धीरे इसने इसको ऐसे काटा, ठीक है, गहराई इसकी बढ़ती चली गई, गहराई बढ़ते बढ़ते और अंतिम रूप से वर्तमान में यहां बह रही है नदी। इतनी गहराई बना दी इसने। तो एक तरह से जो ये आकार दिख रहा भूमि कटाव का, ये वी आकार आपको स्पष्ट नजर आ रहा है ना। तो इसी को हम कहते हैं वी आकार की घाटी, जिसने नदी ने काफी लंबे समय में बहते हुए अपने मार्ग को काट करके और नीचे पहुंचा दिया उसको, ठीक है। तो नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर कटाव, ऊर्ध्वाधर है ना, हॉरिजेंटल, माफ कीजिएगा वर्टिकल, ठीक है, और क्षैतिज क्या होगा, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर जो कटाव होता है, जो वर्टिकल कटाव होता है, उसके कारण घाटी क्या होती है, पतली हो जाती है। देखिए नीचे कितनी पतली हो गई यहां पर, ठीक है, घाटी पतली और गहरी हो जाती है, और भी आकार का रूप धारण कर लेती है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र व उत्तल होता है। इसकी जो दीवारें हैं, घाटी की जो दीवारें हैं, ये दीवारें जो है, इनका ढाल कैसा हो जाता है, एकदम तीव्र हो जाता है, ठीक है। और ये आकार के अनुसार ये दोनों प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार अब जो वी आकार की जो घाटी होती है, बी आकार की जो घाटी होती है, ये 2 प्रकार की घाटी होती है आकार के अनुसार। लेकिन अगर छोटा आकार होगा तो वो गार्ज कहलाएगा। और अगर इसका आकार बड़ा हो गया, लेकिन गार्ज के लिए कंडीशन है कि उसकी जो घाटी की जो दीवारें हैं वो एकदम लगभग एकदम खड़े आकार की होना चाहिए, है ना। तो गार्ज छोटा आकार होगा तो, और अगर आकार बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा, वो कैनियन, ठीक है, वो कैनियन कहलाएगा। इसके अलावा अन्य जो कारक है, या कहें कि अन्य जो टाइप है, वो है जलप्रपात, वाटरफॉल जिसे हम कहते हैं। तो जब नदियों का वाटरफॉल से तो आप परिचित है, फोटो में भी आप लोग देख के समझ गए होंगे, है ना, इस फोटो में भी देखकर समझ गए होंगे। जब नदी का जल ऊपर से एकदम अचानक से एक तीव्र ढाल के माध्यम से एकदम नीचे गिरता है, तो उसे हम वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। ऐसे ही जलप्रपात बहुत सारे, वैसे भारत में कई सारे जलप्रपात है, लेकिन एक विशेष, अगर हम एक प्रसिद्ध जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में है जोग नाम से, या इसको गरसोप्पा भी कहा जाता है। इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात, जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। 260 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात, क्लियर। इसके अलावा अन्य जो इसके आकृति है, भू आकृति, या इसके परिणाम जो है, वो एक जलोढ़ शंकु भी हो सकता है, जलोढ़ शंकु, जिसमें पिक्चर नंबर 1 पर फोकस कीजिए आप लोग। सबसे पहले आप समझ जाएंगे, पिक्चर नंबर 1 पर फोकस कीजिए। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ये नदी यहां से बहती हुई आ रही है, नदी यहां से बहती हुई आ रही, कहां से, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऊपर से बहकर नीचे की ओर आ रही है, मतलब पहाड़ से बहकर नीचे आ रही है। नीचे आकर कहां पर आई है, समतल प्लेटफॉर्म इसको मिल गया, समतल जमीन मिल गई, इसको एक मैदान मिल गया। तो जैसे ही पहाड़ से नीचे नदी आती है, तो जैसे ही उसका जल जिस समतल
मैदान से टकराता है तो यहां पर वो अपने निक्षेप जमा करती हुई चली जाती है, जो अपरदित करके लाई है ऊपर से पदार्थ, उसको वहां पर उस मुहाने पर जमा करती हुई चली जाती है। इससे क्या होता है कि यहां पर ना शंकु टाइप का एक टीला टाइप का बन जाता है, जिससे जो शंकु के आकार का नजर आने लगता है, शंकु के आकार का। पेन फिर से मैं इसका पेन का मार्क हटा के दिखाता हूं आप लोगों को, इससे ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अब दिख रहा है आप लोगों को एक शंकु टाइप का, एक ऊंचा टीला टाइप का, है ना। तो जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर के समतल प्रदेश में प्रवेश करती है तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उनसे बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है, जलोढ़ शंकु, ठीक है। और इसी प्रकार से जब नेक्स्ट टाइप की बात करते हो तो जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख इसका अगला पार्ट है, किसका, जलोढ़ शंकु का ही, जलोढ़ शंकु का ही ये जलोढ़ पंख है, अगला पार्ट है। कैसे भाई, यहां से जो नदी बहकर आई थी, ठीक है, यहां पर जलोढ़ शंकु का निर्माण किया टीला टाइप का, लेकिन यहां का पानी जब धीरे धीरे रिस करके बाहर मैदान में फैलने लगा, तो इसके बाहर का पार्ट देखिए कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है, ठीक है। क्योंकि ये जो अवसाद ऊपर से बहकर आया था, सिर्फ ये टीले के टाइप में यही नहीं रहेगा, बल्कि ये अवसाद भी दूर दूर तक फैल जाएगा। और वो देखिए अवसाद जो दूर दूर तक फैला, वो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया उस अवसाद ने। लेकिन पानी को तो बहने के लिए स्थान चाहिए, तो पानी जहां जहां से जगह मिलेगी बहना चालू कर देता है। इस तरह से एक ये पंख के रूप में नजर आने लगता है। तो पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, इनसे पंख नुमा मैदान का निर्माण होने लगता है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक अन्य जो इसका रूप है वो है नदी विसर्प, नदी विसर्प। अब आप ये पिक्चर नंबर 3 देखिए, पिक्चर नंबर 3 इसको देखिए, इसको देखकर समझ आ जाएगा। जब नदी बहती है ना, जब नदी बहती है उसका प्रवाह कम होता है, तो धीरे धीरे क्या करती है, इसका मुड़ाव कुछ इस प्रकार हो जाता है, विसर्प की तरह, सर्प की तरह। सांप कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, घूम घूम कर, उसी प्रकार की नदी भी इस प्रकार की चलने लगती है। मैदानी क्षेत्र में नदी की धाराएं दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है। कहां पर, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। और इस दाएं बाएं घूमने से ही ये विसर्प का निर्माण करती है। ये विसर्प जो होता है ना, एस आकार के होते हैं, आप देख पा रहे फोटो में, एस आकार के होते हैं ये विसर्प, ठीक है। तो नदियों का ऐसा घूमना अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है, इनमें अवसाद ज्यादा होता है, इसलिए ये धीरे धीरे प्रवाहित होती है। और जहां जहां पर इसको जो है समतल जमीन और थोड़े कह सकते हैं कि जो अवसाद होता है, वह जो चट्टाने होती है, जो कोमल चट्टाने होती है, उन स्थानों को चीरती हुई आगे निकलती है। तो इस कारण से इनका घुमाव जो है सर विसर्प के टाइप का हो जाता है। मेरे ख्याल से नदी के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे आप समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं, इसके आगे हम बात करने वाले हैं वायु अपर्दन की, वायु अपर्दन की। तो वायु अपर्दन किस प्रकार से, मतलब वायु अपर्दन होगा तो उसमें उसके कारण कौन कौन सी आकृतियां उत्पन्न होती हैं वायु अपर्दन के कारण। तो फोटो को देखते चलिए, इनकी परिभाषाओं को पढ़ते चलिए, एक एक अपर्दन के जो टाइप है वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। जैसे वायु अपर्दन जब होता है, अरे भाई हवा से जो अपर्दन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके कारण एक तो वात गर्त या अफवाह बेसिन का निर्माण होता है। वात गर्त, ब्लो आउट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वात गर्त या अफवाह बेसिन क्या होती है, फोटो देखिए समझ आ जाएगा आप लोगों को। रेगिस्तान जैसा लग रहा है ना, यहां पर क्या होता है, पवन के अफवाहन कार्य द्वारा, मतलब पवन के चलने से, तेज हवाओं के चलने से अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे गर्त का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे गर्त मतलब गड्ढे टाइप के, ठीक है। तो जब तेज हवाएं चलती है तो रेगिस्तान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां से रेती एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो एक स्थान से जब उड़ती है तो वहां पर छोटे छोटे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, जिनको हम गर्त कहते हैं। और जब ये गर्त जो है धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करते चले जाते हैं तो उन्हीं को हम वात गर्त कह देते हैं, उसी को हम वात गर्त कह देते हैं। अब ये वात गर्त कोई एक दिन में नहीं बनते भाई, आज हुआ थोड़ा सा गर्त हुआ, थोड़ा सा गड्ढा हुआ, फिर कल हवाएं चली तो और तेज चली हवाएं, तो वहां से और रेत उड़ करके अन्य स्थान पर चली गई, तो धीरे धीरे वो आकार बड़ा हो जाएगा, उससे ही वात गर्त का निर्माण हो जाता है। पिक्चर नंबर 1 इसका उदाहरण है, ठीक है। पिक्चर नंबर ये 2 को अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल मशरूम की तरह दिख रहा है ना, मशरूम की तरह दिख रहा है पिक्चर नंबर 2 में, जिसे हम छत्रक शेल कहते हैं या गारा कहते हैं। कुकुरमुत्ता है ना, कुकुरमुत्ता देसी भाषा में अगर बात करूं तो कुकुरमुत्ता जो बारिश के दिनों में उगा करता है।
ठीक है, तो उसी टाइप की मशरूम होती है। तो इसी से हमने उदाहरण लिया है। तो देखिए ये कोई कुकुरमुत्ता नहीं है, पिक्चर नंबर सेकंड को कोई वो जो है यहाँ पर छत्रक नहीं है, बल्कि ये चट्टान है, ये चट्टान है। इस चट्टान को भी छिल दिया हवा ने, है ना, चट्टान को भी छिल दिया हवा ने। ये पवन के अपघर्षण से बनी हुआ स्थलाकृति है जो कुकुरमुत्ते जैसे दिखती है। चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बन जाती है। जब हवा तेज चलती है तो चट्टान के निचले भाग में क्या हुआ, उसका क्षरण हो गया, अगले भाग में इतना क्षरण नहीं हो पाया, इस कारण से ऐसी आकृति बन जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे टाइप की, तो गुंबदाकार टीला, या जिसको हम इंसेलबर्ग भी कहते हैं, इंसेलबर्ग, ठीक है ना, गुंबदाकार टीला। भाई एक पहाड़ी थी, हवाओं ने उसका खूब क्षरण किया, अपर्दन किया, बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन पता चला कि उस पहाड़ी के ना वहां पर एक कठोर शिला भी थी, उस शिला का अपर्दन नहीं हो पाया, बाकी जो कमजोर पदार्थ था उसके चारों ओर उसका क्षरण हो गया, उसका अपर्दन हो गया। तो उसका अपर्दन हो जाने से उसके आसपास का जितना पदार्थ होगा वो हट गया, सिर्फ एक गुंबद आकार का टीला रह गया, जैसे आप पिक्चर नंबर 3 में देख रहे हैं, है ना, पिक्चर नंबर 3 में देखिए आप, तो इसमें इस प्रकार का टीला रह जाता है। ठीक है, तो पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब जब चट्टानी भाग कटकर समतल हो जाता है और इधर उधर जो है कड़े चट्टान टीले के रूप में उभरे रह जाते हैं। कड़े चट्टान मतलब कि जो चट्टान मजबूत होती है, जिनका क्षरण नहीं हो पाता, है ना, टीले के रूप में जो रह जाते हैं उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। ये सिंपल से इसके टाइप थे। इसके अलावा हम दो टाइप की और बात करते हैं, जैसे कि जालीदार शिला। जालीदार शिला तो आपने कहीं पर संभवतः देखा होगा, सभी का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसे जो है चट्टाने होती हैं जिनसे हवाएं निरंतर टकराती है। अब हवा जब निरंतर टकराएगी तो उनका क्षरण तो होना तय है, लेकिन वो जो चट्टान होती है वो चूंकि एक कोमल पदार्थ, कह सकते हैं कि कमजोर पदार्थ होता है, वो कमजोर चट्टान होती है, तो जब कंटिन्यू हवाएं चलती है तो वो हवाएं आर पार हो जाती है उसमें से, उसका क्षरण धीरे एकदम नहीं होता है, कई हजारों साल लगते हैं, हजारों लाखों साल लगते हैं चट्टान की इस तरफ से उस तरफ निकलने के लिए हवा में। ठीक है, तो हवा उस चट्टान का क्षरण कर देती है, बीच बीच में से छेद कर देती है और छेद करके आर पार निकल जाती है। तो दूर से देखने में वो चट्टान ऐसी लगती है जिसको जाली रखी हुई हो, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया जालीदार शिला। ठीक है, तो जब हवाएं तीव्र गति से चलती है तो मार्ग में जो चट्टाने आती है ना, जो चट्टाने आती है उसके कोमल भाग को काट देती है, कोमल भाग को काट करके आर पार निकलने लगती है हवाएं, उसी को हम जालीदार चट्टान कहते हैं। और एक में देखिए इस टीले पर भाई साहब ऊपर घूम रहे हैं, घूमने गए, एक टीले पर एक भाई साहब नजर आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, रेतीला टीला है ना, बालू का स्तूप कहेंगे इसको, बालू का स्तूप, स्तूप के आकार का बन चुका है ये, काफी ऊंचाई, है ना, बात करते नहीं है, ये स्तूप है, स्तूप है, एक ऊंचा टीला रेती का, ऊंचा टीला, लेकिन ये बिल्कुल स्तूप की तरह है, बट ये अर्धचंद्र आकार में बनता है। हमेशा याद रखिएगा जो स्तूप बनेगा ये अर्धचंद्र के आकार में बनेगा, आधे चांद के आकार में बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है, क्योंकि जब हवाएं चलेगी ना तो हवाएं उनका क्षरण भी करेगी, क्षरण भी करेगी। अब चूंकि स्तूप बड़ा है इसलिए जो हवाएं आगे से आ रही थी अपराधित करके किसी अन्य स्थान को, तो वहां का जो पदार्थ होगा वो भी इस स्तूप पर छोड़ते हुए निकल जाएगी, इससे स्तूप का आकार और बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमा होने से बनते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये पवन की दिशा में खिसकते या स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला ये होता है और इनके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीली सींग जैसी आकृति, मतलब मैंने जैसा आपको बताया अर्धचंद्राकार होगा, जो बीच का हिस्सा होगा ना वो सबसे ऊंचा होगा और धीरे धीरे जो दोनों किनोर होंगे इसके दोनों डाउन रहेंगे। ठीक है ना, बेल के सींग की तरह नुकीले नजर आएंगे दूर देखने पर। तो ये 5 टाइप होंगे आपके वायु अपरदन के प्रभाव के कारण उत्पत्तित जो भू आकृति है वो। इसके बाद में बात करें भूमिगत जल के अपरदन से, तो भूमिगत जल के अपरदन से भी कई प्रकार की भू आकृति जन्म लेती है। जैसे एक होता है, उसमें से एक है लेपीज। क्या है लेपीज, जरा पढ़िए सुनिए इसको, बहुत ही मजेदार कहानी। इनको एक एक सेपरेटली जब आप गूगल करोगे या विस्तार से पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आएगा इनको, इन आकृतियों को पढ़ने से, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां इनके पीछे। घुलनशील जो क्रिया होती है, घुलनशील क्रिया मतलब क्या यार, धरती के नीचे, अपनी जमीन के नीचे जो पानी बह रहा है चट्टानों में, उन चट्टानों में बहते हुए पानी के साथ में कई पदार्थ है जो क्रिया करते रहते हैं, और उन पदार्थों के क्रिया करने से जो कमजोर चट्टानें होती है वो छीन होने लगती है, टूटने लगती, बिखरने लगती है।
वो जब चट्टाने वहां से हटने लगती तो उस स्थान पर भी पानी भर जाता है। बात समझ आई? तो जब एक समय में वो चट्टान पूरी स्थिर थी, मजबूत थी, है ना, ठोस थी, लेकिन आगे चल करके उस भूमि के अंदर बहने वाले पानी ने उस चट्टान को अंदर से खोखला कर दिया। तो अंदर से जब चट्टान खोखला होगी तो उसकी जो बाहर की परत होगी जहां पर हम खड़े हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो वही परिवर्तन हमें लेपिस, उस परिवर्तन को ही हम लेपिस कहते हैं। ये ऊपर की शिला देखिए, ऊपर की परत को देखिए आप, ऊबड़ खाबड़ सी नजर आ रही है आप लोगों को, ये ऊपर वाली परत ऊबड़ खाबड़ सी नजर आ रही है ना, जबकि परिवर्तन नीचे हुआ है, ऊपर की परत ऊबड़ खाबड़ नजर आ रही है। तो इसी ऊबड़ खाबड़ स्थिति को ही हम यहां लेपिस कह रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड टाइप होगा इसका होगा घोल रंध्र, क्या कहेंगे इसको? सिंक होल्स, सिंक होल। इसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, सिंक होल में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। क्यों कहा मैंने इसे? क्योंकि सिंक होल 3 टाइप के बनेंगे दोस्तों, 3 टाइप के। एग्जाम में जो विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है, थोड़ा सा विस्तार से इसको पढ़ के जाइएगा। सिंक और बीए एमए वाले बच्चे, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ उसमें को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो घोल रंध्र जिसको हम सिंक होल को घोल रंध्र कहेंगे। तो घोल रंध्र मतलब ये समझिए कि पृथ्वी की सतह के नीचे जहां पर लेपिस हो रहा था ना, लेपिस जिसके कारण बना था, घुलनशील क्रिया के कारण। इसी प्रकार की घुलनशील क्रिया जब जमीन के अंदर चलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी सतह पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उन छेद को ही हम घोल रंध्र कहते हैं। थोड़ा सा यहां पर मैं एरो बना के दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूज ना हो। घोल रंध्र मतलब कि ये छोटे छोटे गड्ढे जो आपको ये दिख रहा है इस वाले पार्ट में, ठीक है, इसमें छोटे छोटे गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे क्या है? घोल रंध्र है। लेकिन जैसे ही ये कुछ घोल रंध्र आपस में मिलेंगे, ये घोल रंध्र मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे जैसे ही आपस में मिल जाएंगे तो एक इसका आकार अचानक से बढ़ना लग जाएगा। आकार देखिए, साइड वाले का आकार बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये शुरू में ऐसा एक बड़े आकार का गड्ढा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे छेद थे जो आपस में मिल चुके हैं। जब जैसे कुछ घोल रंध्र आपस में मिल जाएंगे तो उनको हम कहेंगे डोलाइन। क्या कहेंगे? डोलाइन। तो ये क्या है दोस्तों? ये है डोलाइन। में सीधी रेखा यहां से खींच देता हूं एक डोलाइन के पास में, ये डोलाइन है, ठीक है। इसके बाद जब ये डोलाइन भी, कुछ डोलाइन 4 5 8 10 डोलाइन मिलकर के जब एक बड़े गड्ढे का निर्माण कर देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं युवाला। क्या देते हैं दोस्तों? युवाला। क्लियर है? एक बड़ा आकार का गड्ढा बन जाता है युवाला, जिसमें एक बड़े आकार की जमीन धसी हुई नजर आती है। तो घोल रंध्र मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य टाइप है कंदरा पड़ेगा। अरे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, अरे बहुत ऑथेंटिक प्लेस होते हैं ये, कंदरा वगैरह घूमने वाले स्थान होते हैं, बहुत शानदार जगह होती है, जाइएगा। क्या होता है ना, चट्टान के जैसे आप पिक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए, यहां पर आइए, जो आपको छोटे छोटे ये अंदर है ना छेद नजर आ रहे हैं, ये छोटे छेद नहीं है, बड़े आकार के यहां पर होल हो चुके हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा। यहां पानी भरा होता है। अब क्या होता है कि पानी, मान लो तो यहां से पानी हट चुका है, खाली हो चुका है, ऊपर इसके जस्ट ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन क्या होगा कि ये चट्टाने थी, चूंकि क्यों ये चट्टाने खाली क्यों हुई थी, क्यों टूटी थी? क्योंकि कमजोर चट्टाने थी। इसके ऊपर की जो परत है, परत में भी कुछ छेद होते हैं, तो ऊपर से जो पानी बहता है, नमक वाला पानी, तो उससे पानी रिस्ट कर नीचे टपकता रहता है। इन गुफाओं को गुफा कहते हैं इनको, इन कंदरा, ठीक है, इन कंदराओं में पानी ऊपर से नीचे की ओर टपकता रहता है। जब पानी नीचे टपकता है तो इसको ध्यान से देखिए, तो पानी टपकने से क्या होता है, उस पानी में जो जमा नमक होता है ना, वो नमक जमने लगता है और इस प्रकार से उल्टी लटकी हुई चमगादड़ की तरह नजर आते हैं। देखिए ये सारे ऊपर से ये नमक के बड़े बड़े कंदराए, बड़े बड़े है ना स्तंभ टाइप के बन जाते हैं। देखिए यहां पर देख रहे हैं लटकते हुए, ये लटकते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें एक प्रक्रिया और होती है, ये लटकता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन लटक करके जब पानी नीचे की ओर गिरेगा, नीचे गिरेगा जमीन पर, है ना, कंदरा में नीचे गिरेगा, तो नीचे भी एक ही स्थान पर बार बार पानी गिरने से क्या होता है, वहां पर उस पानी में जो नमक होता है, तो ऊपर से तो एक लड़ी टाइप की नजर आई रही है लटकती हुई, तो पानी नीचे गिरने से नीचे से भी एक स्तंभ टाइप का खड़ा होने लग जाता है, ठीक है। देखिए भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है कंदरा। इनका निर्माण घुलन क्रिया और अपघर्षण के द्वारा होता है।
ये ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान में होती है। ऊपरी सतह के नीचे मतलब जमीन पर, जमीन के नीचे जो खाली स्थान होता है ना, वहां पर होती है। इसके अंदर निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। आगे बढ़िए, अब आगे आपको समझ आ गया इसमें। देखिए, कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है। चूने का जमाव होता है वो लटकता रहता है। आप पिक्चर में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये देखिए, ये लटके हुए है ना, ये क्या है, चूना या नमक है जो लटका हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से जब पानी नीचे गिरेगा तो कहां, फर्श पर जाएगा, तो यहां पर टपकने से यहां पर भी चूने का या नमक का जमाव होता है, जिससे यहां पर भी स्तंभ टाइप के यहां पर खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जमाव से निर्मित जो स्तंभ होते हैं उसको स्टेलेमाइट बोलते हैं, और जो नीचे की ओर लटक रहे हैं इसको स्केलक्राइट बोलते हैं। ठीक है, स्टेलक्राइट। ठीक है, तो इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। जब सोचिए ना, ऊपर से लटका हुआ स्टेलक्राइट है ना, और नीचे से स्तंभ की ओर आ रहा है स्टेलेमाइट, दोनों आपस में जैसे मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा, कंप्लीट स्तंभ बन जाएगा, खंबा नुमा बन जाएगा, जो उस कंदरा में एक खंबे की तरह नजर आने लगेगा। मेरे ख्याल समझ होंगे। इसके बाद में हम अन्य स्थलाकृति की बात करें तो अंधी घाटी। अंधी घाटी दोस्तों, आपको पता है सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी को आप पढ़िए थोड़ा सा विस्तार में, तो आपको एक पता चलेगा। अंधी घाटी का एग्जाम्पल देगी वो नदी आपको। कैसे भाई, सरस्वती नदी जो है एक स्थान तक आती है, आते आते अचानक से गायब हो जाती है। अचानक से गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहां गायब हो गई। वो पहले जहां पर बहा करती थी तो पता चलता है कि एक स्थान पर उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन आगे चल करके देखा तो वो सूखा, कई सालों से सूखी पड़ी हुई है, मतलब उसका पानी अचानक से गायब हो गया। ऐसी और भी कई नदियां हैं जो अचानक से गायब हो जाती है। वो गायब नहीं होती है, बल्कि वो अंधी घाटी का उदाहरण है। अंधी घाटी का उदाहरण है। पिक्चर नंबर 2 को देखिए, थोड़ा सा पिक्चर को समझ लीजिए, बाकी कहानी आपको समझ आ जाएगी। देखिए, ये एक नदी थी जो बहते हुई आ रही थी। ठीक है, ये उसका अपने सेल का, ये सेल यहां तक खत्म नहीं हो रही है, उसको समझने के लिए, उसका आंतरिक भाग देखने के लिए यहां से कटिंग की गई है। अब देखिए, जमीन पर नदी बहती हुई आ रही है। अब संभवतः आगे भी आती, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहां पर मिला उसको कच्चा, जो चट्टान थी नीचे जिस पर बह रही थी, वो चट्टान कमजोर थी। एक समय में उस चट्टान टूटी और नीचे पानी का पूरा रिसाव नीचे हो गया जमीन के अंदर। तो आगे घाटी में वो नदी बह ही नहीं पाई, पानी आगे बढ़ ही नहीं पाया, बल्कि जमीन के अंदर चला गया। जमीन के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये जो छिद्र दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ये सब छिद्र जो है ये अंधी घाटी के ही उदाहरण है, जहां पर पानी नजर ही नहीं आया, कहां चला गया। अब पढ़िए इस डिस्क्रिप्शन को। कास्ट प्रदेश मतलब जो उसको कहेंगे जहां पर कमजोर चट्टानों के प्रदेश होते हैं। कास्ट प्रदेशों में नदियों का जल विलयन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है। विलयन जो रंध्र होते हैं, विलयन रंध्र है ना, कमजोर चट्टान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर छेद पाए जाते हैं, तो उन रंध्रों से, उन छेदों से पानी नीचे चला जाता है। नदियों की आगे की घाटी शुष्क रह जाती है, जहां पर पहले फ्यूचर में माफ कीजिएगा, पास्ट में जो नदियां बह रही थी, पहले जो नदियां बह रही थी भूतकाल में, वही पहले वहां पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन वो क्षेत्र अब आगे का क्या, सूखा रह गया, शुष्क रह गया, क्योंकि नदी का पूरा पानी बीच में ही गायब हो गया कहीं पे, तो इससे शुष्क, तो उस घाटी को हम शुष्क घाटी कहेंगे, जबकि उसका जो पिछला भाग है उसको हम अंधी घाटी कहेंगे, जहां पर पानी भरा हुआ है। बस समझ आई, अंधी घाटी, शुष्क घाटी, क्लियर है। और विलयन रंध्र, रंध्र छेद, रंध्र का छेद, जहां से नदी का पानी गायब हुआ है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण मिलेगा आप लोगों को, एक अन्य उदाहरण मिलेगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, अन्य उदाहरण मिलेगा। इसमें अन्य प्रकार देखेंगे, समुद्री अपरदन जरा देख लेते हैं, फटाफट क्लास कंप्लीट करते, काफी टाइम हो चुका, उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज्यादा टाइम लगेगा क्लास को। ठीक है, समुद्र के जो पानी होता है उसके कारण जो भू आकृति का निर्माण होता है, वो कौन कौन सी होती है। यहां पर भी तीन आकृतियों को समझाने के लिए तीन पिक्चरों का मैंने सहारा लिया है, जरा ध्यान सुनिएगा। पहला है तटीय कगार या भृगु। तटीय कगार, खाली नाम भी याद कर लोगे ना फोटो को देख देख करके, तो आप कहानी ऐसे समझ जाओगे। एक तटीय कगार होती है जिसको भृगु कहते हैं, कोस्टल क्लिप्स। देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, समुद्र का किनारा है ये, यहां पर जो घाटी एकदम सीधी 90 डिग्री पे खड़ी हुई है, 90 डिग्री सीधा कटाव किया है पानी ने, सीधा कटाव। ऐसे ही कटाव को हम क्या कहेंगे, तटीय कगार कहेंगे या भृगु कहेंगे। जब समुद्र तट बिल्कुल खड़ा हो, समुद्र का जो तट है बिल्कुल खड़ा हो, तो उसे भृगु कहेंगे।
और इस प्रकार से पिक्चर नंबर सेकंड को देखिए, पिक्चर नंबर सेकंड क्या कहती है, क्या ना सर, एक कंदरा आपने देखी थी ना जमीन के अंदर, है ना, और ये है तटीय कंदरा, समुद्र के तट पे जो पी कंदराओं का निर्माण हो जाता है, कंदरा टाइप का दिख रहा है आपको, ये प्रारंभ में ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसी चट्टाने थी, ऐसी चट्टे भृगु टाइप के थे, लेकिन समुद्र का पानी ने बार बार इसको टकरा टकरा कर, बार बार टॉर्चर कर करके इस प्रकार की कंदराओं का निर्माण कर दिया, अंदर की पूरे पदार्थों को हटा दिया, जो कमजोर था उसको हटा दिया। इससे क्या हुआ, समुद्र के तट पर ऐसी कंदराएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो तटीय चट्टानों के बीच में जहां भ्रंश या कमजोर चट्टानें होती है, वहां सागरी की जो तरंगे चलती है तीव्र गति से, वो इनका अपरदन करती है और इससे तटीय कंदराओं का निर्माण हो जाता है। पिक्चर में देखिए, और एक आगे की, इसके आगे कहानी, जब ये तटीय कंदराओं का, ये एक्चुअल में जो छत होता है ना, ये तटीय कंदरा, ये स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, क्योंकि एक समय में पानी और आगे बढ़ता जाएगा और ये छत गिरने लगेगी, ये भी समाप्त होने लगेगा, ये निर्माण भी समाप्त होने लगेगा। तो जब ये समाप्त हो जाता है, इसकी छतें गिर जाती है, तो कुछ इस जो स्तंभ खड़े हैं ना, ये पिलर खड़े हुए हैं, ये पिलर कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं, इस प्रकार के नजर आते हैं, बीच समुद्र में खड़ा हुआ एक पिलर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको स्टेक कहते हैं। जब कंदराएं समाप्त हो जाती है, सिर्फ पिलर बच जाते हैं, तो उसको ही स्टेक कहते हैं। कंदराओं के मिलने से प्राकृतिक जो मेहराब बनते हैं, उनकी प्रकृति अस्थायी होती है, मेहराब के हट जाने से, खत्म हो जाने, ध्वस्त हो जाने से चट्टान का जो भाग बचता है समुद्र में, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए दो और टाइप समझ लेते हैं। एक पुलिन, है ना, गए हो आप पुलिन पर घूमने, अच्छा समझ नहीं पाए, अरे बीच पे गए होगी नहीं कभी, बीच को ही हम हिंदी में पुलिन कहते हैं। कोई नहीं कहता भाई हम समुद्र के पुलिन पर घूमने जा रहे हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, बीच पर जा रहे हैं, है ना, हिंदी में बोल दोगे तो कंफ्यूज कर दोगे किसी को भी। ठीक है, तो बीच, जहां पर आज हम देखे भारत में, है ना, तो भाई भारत में भी कई सारे बीचेस जो पुलिन है वो सारे प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा गोवा का तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो तटीय भागों में भाटा जल स्तर, तटीय भागों पर जो भाटा जल स्तर होता है, भाटा जल स्तर मतलब समुद्र की जो बड़ी लहरें होती हैं, समुद्री तट रेखा के मध्य में बालू, बजरी या गोलास्म आदि पदार्थों को अस्थायी रूप से जमा कर देती है, और उसी से इन बीचेस का निर्माण होता है। समुद्र जो बहकर आती है ना, तो चारों तरफ उसके, है ना, बीचेस के रूप में वहां पर रेती का जमाव कर देती है। तो ये तो आसान सिंपल। रोधी का क्या होगी भाई, पानी के बीच में कोई, अरे आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो बीच में ब्रेकर आ जाता है, उसको क्या बोलोगे आप, ब्रेकर बोलते हो ना, उसको हम हिंदी में रोधी का भी, रोधक भी बोल सकते हैं ना, स्पीड रोधक। ठीक है, स्पीड गतिरोधक, हिंदी में बोले गतिरोधक। ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर। तो इसी तरह से समुद्र की लहरें आती है, तो उनके बीच में भी कोई रोधक आ जाते हैं, रोधक, जैसे तरंग या धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं। लहरों ने पदार्थ के जमाव करके और कटक या बांध बना दिए हैं। आप पिक्चर नंबर 2 में देखिए, आप ये कुछ इस प्रकार से, है ना, बांधों का निर्माण हो जाता है, इसको कटक कहते हैं, कटक का निर्माण हो जाता है। ये समुद्र की लहरों के लिए रोधक का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम कटक या रोधिका कहते हैं। जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर होता है, ये, है ना, ये तट के समानांतर होता है, तो उन्हें अपतट रोधिका कहते हैं। भाई तट से थोड़ा सा दूर और तट के समानांतर अगर निर्माण हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अपतट रोधिका कहेंगे। और जब किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता हो, तो वह लूप रोधिका कहलाती है, जैसे कि आप पिक्चर नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने 4 विशेष अपरदन के कारकों पर डिस्कस किया है, उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं चारों प्रकार आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। और भौतिक भूगोल का अगला और आखिरी जो लेक्चर होने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक बचा आपका भू आकृति विज्ञान का जल विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जल विज्ञान, ये हमारे इस सब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक होगा। संभवतः कल ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, संभवतः कल ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 100% प्लानिंग है प्राचीन इतिहास को कंटिन्यू करने की। कुछ क्लासेस अभी हुई है वहां पर, अभी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कितने लेक्चर उसमें हुए हैं, है ना, जितने भी हुए होंगे उसके आगे की कहानी हम जो है इसके कंप्लीट करते ही उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक आपके लिए डालवा दी गई है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, फ्री है सब कुछ, कोई चार्जेबल नहीं है। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है।
ताकि सारे लेक्चर और नोट्स आपको ग्रुप पर ही या व्हाट्सएप चैनल पर ही प्राप्त होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।